गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए बात करते हैं रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इन केस ऑफ ए पोटेंशियल स्टेप। और ये जो हमारा केस है स्टूडेंट वो E ग्रेटर देन V नोट के लिए है। पोटेंशियल स्टेप को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 के अंदर। तो स्टूडेंट आपको रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स को समझने के लिए पोटेंशियल स्टेप के कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। चलिए मैं आपको 2 मिनट या 5 मिनट लगे, मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूं जल्दी जल्दी, तो आपको इस लेक्चर को समझने में बड़ा मजा आएगा। चलिए पोटेंशियल स्टेप होता क्या है। ये पोटेंशियल स्टेप को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम सिंगल स्टेप बैरियर भी बोलते हैं। यानी कि पोटेंशियल हमारा किस तरह काम करने वाला है, एक रुकावट की तरह काम करने वाला है। और ये रुकावट किस टाइप की है, एक सिंगल स्टेप की है। तो मैं आपको सिंगल स्टेप समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप सब ने अपने घर के अंदर स्टेयर्स देखी होंगी और इमेजिन करो ओनली फर्स्ट स्टेयर को। तो वो स्टेयर किस टाइप की होती है। देखिए आप स्टेयर, अपने घर की स्टेयर्स की बात करें तो वो स्टेयर ऐसे बनी होती हैं। अगर आप छत पे जाना चाहते हो तो मैं ओनली फर्स्ट स्टेयर की बात कर रहा हूं, यहां से ऊपर वाली स्टेयर्स की नहीं बात कर रहा हूं यहां से। यानी कि देखिए अगर मैं इस चीज को समझूं तो ये मेरे पास एक एक्स एक्सिस है ऐसे, और ये मेरे पास कोई वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस के ऊपर मैंने क्या प्लॉट किया है, एक पोटेंशियल को प्लॉट किया है, एक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट किया है जो फंक्शन है एक्स का। तो इसको समझने के लिए देखिए इस पॉइंट के ऊपर ये एक्स की वैल्यू 0 है। एक्स की 0 के ऊपर एकदम से सडन चेंज आया है पोटेंशियल के अंदर। यानी कि यहां तक इस रीजन के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 0 है। और ये जो रीजन है ये x से छोटा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, x लेस देन 0। कितना भी चले जाओ आप पीछे, यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। इस पोजीशन के ऊपर आते ही सडन चेंज आया पोटेंशियल के अंदर, सपोज करो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। इसके बाद मैं x की वैल्यू को चाहे कितना भी बढ़ा लूं, इस टाइम पे इधर x की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। और इधर x की वैल्यू चाहे कितना भी आप आगे चले जाओ, कितना रहने वाली है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहने वाली है। इसका मतलब मेरे पास देखिए, या मैं ये कह दूं, आप सपोज करो यहां पर हैं, आपके 2 पैर हैं, एक लेफ्ट पैर है एक राइट पैर है। तो आप ऐसे खड़े हो तो आप इस पे अपना पहला कदम कौन सा रखोगे, राइट पैर को उठाओगे और कहां पर रखोगे, यहां पर रखेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एकदम से सडन चेंज, पोटेंशियल के चेंज को फेस करना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं इसी चीज को हम क्या कहते हैं, एक स्टेप पोटेंशियल का, यानी कि हमारे पास एक कदम रुकावट का, ये भी कह सकते हैं हम। अगर मैं इसको समझूं 2 रीजन के अंदर डिवाइड करके, एक तो मेरे पास ये रीजन है जिसको मैं रीजन 1 का नाम दे रहा हूं, एक मेरे पास ये रीजन है जिसको मैं रीजन नंबर 2 का नाम दे रहा हूं। रीजन 1 के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, रीजन 2 के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि कांस्टेंट है। सपोज करो वो कितनी है, V नोट है। इनके अंदर क्लासिकल फिजिक्स इस रीजन के अंदर क्या कहने वाली है और इस रीजन के अंदर क्या कहने वाली है, हमें इस चीज को स्टडी करना है। सबसे पहले अगर मैथमेटिकली मैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पोटेंशियल स्टेप लिखने की कोशिश करूं तो क्या लिखोगे, देखिए इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 है। किस रीजन के अंदर 0 है, इस रीजन के अंदर, रीजन 1 के अंदर, x लेस देन 0, यानी कि रीजन ये 1 है। इसकी वैल्यू कितनी है, V नोट है। कहां पर है, एक तो x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, x इज इक्वल टू 0, या और एक x ग्रेटर देन 0, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये कंडीशन कहां पर स्टार्ट होती है, रीजन नंबर 2 पे स्टार्ट होती है। इसका मतलब मेरे को इन दोनों रीजन को स्टडी करना है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है, क्लासिकल फिजिक्स उन्हीं पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई होती है जिनको हम देख सकते हैं। तो यानी कि क्लासिकल फिजिक्स उन पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई हो रही है जिनको हम देख सकते हैं। उस पार्टिकल का मास m है, उसके पास एनर्जी E है, एनर्जी E है तो इसके पास टोटल क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इस रीजन के अंदर 0 है।
अगर ये वाली काइनेटिक एनर्जी इस रीजन के अंदर जो है वो ग्रेटर देन वी नॉट है, ये केस स्टडी कर रहा हूं, तो क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है, पार्टिकल इस रीजन के अंदर हमें मिलेगा, पार्टिकल इस बैरियर को क्या कर जाएगा, पेनिट्रेट करके हमें कहां पे मिलेगा, रीजन 2 के अंदर मिलेगा। लेकिन क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है, क्वांटम फिजिक्स ये कहती है स्टूडेंट, पहले तो क्वांटम फिजिक्स किन ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होगी, किन पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई होगी, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई होगी। और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का बिहेवियर कैसा होता है, दे बिहेव लाइक एज ए वेव। अगर क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो इस केस में जो हमारा पार्टिकल है वो कैसा बिहेव कर रहा है, वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है, और वो वेव क्या कर रही है, प्रोपगेट कर रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ प्रोपगेट कर रही है, लेफ्ट टू राइट। इस पार्टिकल जो इस वेव के साथ एसोसिएट है उसको अगर एकदम से किसको फेस करना पड़े, पोटेंशियल को फेस करना पड़े, क्वांटम फिजिक्स क्या कह रही है, quantum physics is to be applied only microscopic particle, and microscopic particle behave like as a wave, and wave is to be propagated from left to right, and wave is to be face a sudden change in potential। अगर कभी भी वेव जब एक रुकावट का फेस करती है तो क्या कहती है, वेव का कुछ पार्ट तो क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, और कुछ पार्ट क्या कर जाएगा, ट्रांसमिट कर जाएगा, यही कहती है। यानी कि अगर मैं आपको इसको समझाऊं तो आपने एक लाइट वेव को स्टडी किया होगा। लाइट वेव जब किसी ग्लास के ऊपर इंसिडेंट करती है तो क्या करती है, उसका एक पार्ट क्या कर जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है, दूसरा पार्ट क्या कर जाता है, ट्रांसमिट कर जाता है। ये स्टडी किया है। यानी कि यहां पर जो ये ग्लास है ये किस चीज का काम कर रहा है, ये मीडियम के चेंज का काम कर रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो ये पोटेंशियल जो है ना इस लाइट वेव के लिए कैसा काम कर रहा है, एक मीडियम चेंज ऑफ मीडियम का काम कर रहा है, एक रुकावट का काम कर रहा है। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो हमें इस रीजन के अंदर और इस रीजन के अंदर जो पार्टिकल इस वेव के साथ एसोसिएट है उसका बिहेवियर कैसा है, उसका डिटेल इंफॉर्मेशन कैसी है इस रीजन के अंदर और इस रीजन के अंदर, मैं पार्ट 1 के अंदर स्टडी कर चुका हूं। स्क्रोडिंजर ने हमें ये कहा था अगर पार्टिकल का बिहेवियर अगर आपको चाहिए तो मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं, आप उस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेना। वो सॉल्यूशन आपको उस रीजन के अंदर पार्टिकल का बिहेवियर बता देगा। मतलब जो इस वेव के साथ जो पार्टिकल एसोसिएट है उसका कंप्लीट बिहेवियर हमें किससे मिल जाएगा, स्क्रोडिंजर ने जो हमें कौन सी इक्वेशन दी थी, 2 टाइप की इक्वेशन दी थी, एक टाइम डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। तो हमें यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लेके चले थे, टाइम इंडिपेंडेंट को। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल जो हमारा फंक्शन है वो एक्स का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन नहीं है। तो हमने क्या लिया था स्टूडेंट, हमने स्क्रोडिंजर के द्वारा दी गई टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को लिया था और उस एक टाइम इंडिपेंडेंट, और ये 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम हमारी है तो हमने 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम को लिया था 2m/h कट स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। स्क्रोडिंजर ने क्या कहा था, इसको सबसे पहले अपने केस में अप्लाई करो, इसके बाद इसकी वैल्यू, इस साई की वैल्यू निकाल लो। जो साई क्या चीज है, वेव फंक्शन ऑफ द वेव, ये है, यही हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। तो हमने सबसे पहले अगर इस इक्वेशन को इस रीजन के अंदर इंप्लीमेंट किया था तो v की वैल्यू इस रीजन के अंदर 0 थी। मैं जल्दी जल्दी बता दूं तो हमने क्या लिखा था, इस रीजन के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा, साई1 देगा। इसका मतलब साई1 क्या चीज है, वेव फंक्शन है, किसका, इस वेव का है, जो हमें क्या बताएगा, इस पार्टिकल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा जो पार्टिकल इस वेव के साथ एसोसिएट है। तो यहां पर देखिए हमने 2m/h कट स्क्वायर v को 0 कर दिया था, v की वैल्यू 0 पुट करी इस रीजन के अंदर तो ये 0 हो गई। तो यहां पर क्या बचा था e, और इस रीजन के अंदर साई1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद हमने यहां से इस क्वांटिटी को पुट कर दिया था और इस क्वांटिटी की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, k1 स्क्वायर। याद हो तो आप रिमाइंड करो जल्दी जल्दी, 2m/h कट स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने ये पुट कर दी थी। और हमारे पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन बन गई थी, d² साई और d² साई1 और dx² प्लस k² साई1 इज इक्वल टू 0। यहां से जब हमने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई थी। मैं यहां पर नहीं बताऊंगा क्योंकि पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूं। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन बना था वो क्या बना था, हमारे पास साई1 इज इक्वल टू a
इंटू ई रेज टू पावर आइटा k1x प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस आइटा k1x, ये बना था। ठीक है, इसका मतलब जो ये साई1 है ये हमें क्या बता रहा है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन बता रहा है इस पार्टिकल की जो इस वेव के साथ एसोसिएट है। और इसमें ये वाली क्वांटिटी क्या थी, हमें किसके बारे में बता रही थी, ये वाली क्वांटिटी हमें वेव ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बता रही थी और ये इंसिडेंट वेव के बारे में बता रही थी। तो इस फंक्शन को, इस क्वांटिटी को हमने क्या बता था, कहा था ये जो क्वांटिटी है ये किसके बारे में बताएगी, इंसिडेंट वेव के बारे में बताएगी। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया था, इंसिडेंट वेव फंक्शन। और ये माइनस है, इसका मतलब वेव इज टू बी ट्रेवलिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये बता रही थी। तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी किसके बारे में बता रही है, रिफ्लेक्टेड वेव के बारे में बता रही है। यानी कि इस रिफ्लेक्टेड वेव के कंप्लीट इंफॉर्मेशन को हमें ये क्वांटिटी बताएगी। तो इसको हमने क्या कह दिया था, ये क्वांटिटी किसको बता रही है, रिफ्लेक्टेड वेव के इंफॉर्मेशन को बता रही है। तो इसको हमने नाम दिया था रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन। ठीक है, इसके बाद हमने इस इक्वेशन को इंप्लीमेंट किया था इस रीजन के अंदर। तो इस रीजन के अंदर इस क्वांटिटी v की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी थी, v नोट पुट कर दी थी और यहाँ पे हमने साई नोट पुट, साई, इसका मतलब ये साई2 क्या है, ये इस वेव के बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर जब हमने पुट की थी 2m/h कट स्क्वायर, यहाँ पर e माइनस वी नोट साई2 इज इक्वल टू 0, ये आई। इस क्वांटिटी को हमने पुट कर दिया था k2 क्या पुट किया था, देखिए k2 की वैल्यू हमने पुट की थी, यहाँ पर k2 की वैल्यू पुट कर दी थी, k2 इज इक्वल टू 2m/h कट स्क्वायर e माइनस वी नोट साई2 इज इक्वल टू 0। ये साई2 नहीं पुट किया था, साई2 यहां पर है, तो ये हमने पुट किया था। तो ये इसकी पुट करने के बाद वैल्यू क्या बन गई थी, ये वैल्यू कुछ हमारे पास डी स्क्र साई2 अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस k2 स्क्र, ये k2 स्क्र ये पुट किया था हमने, k2 स्क्र साई2 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का सोल्यूशन जब हमने फाइंड आउट किया था तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या बना था, देखिए ये बना था साई2 इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर आइटा k2x प्लस डी इंटू ई रेज टू पावर माइनस आइटा k2x। अब हमने इस क्वांटिटी को 0 किया था, क्यों किया था, क्योंकि देखिए डिस्कंटिन्यूटी केवल हमारे पास रीजन 1 के अंदर आ रही है, रीजन 2 के अंदर कोई डिस्कंटिन्यूटी नहीं है, ओनली केवल क्या है, ट्रांसमिटेड वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव नहीं है। तो हमने इस पार्ट को 0 कर दिया था, तो हमारे पास वेव फंक्शन इस रीजन के अंदर क्या बन गया था, ये रीजन बन गया था। और इसको हमने क्या नाम दिया था, ट्रांसमिटेड वेव के बारे में। ये जो ट्रांसमिटेड वेव है इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये वेव फंक्शन हमें बताएगा। ठीक है, इसके बाद हमने बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई किया था और बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करके बी और सी की वैल्यू निकाली थी। आपको याद हो तो बी की तो वैल्यू जो निकल के आई थी वो क्या निकल के आई थी, k1 माइनस k2 अपॉन k1 प्लस k2, इसके और आया था हमारे पास a। और c की वैल्यू स्टूडेंट हमने जो कैलकुलेट की थी वो कितनी निकल के आई थी, वो हमारे पास आई थी c इज इक्वल टू 2k1 अपॉन k1 प्लस k2, और किसकी टर्म में निकाली थी, मैग्नीट्यूड a की टर्म में निकाली थी। चलिए अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स पे, जो हमारा ओरिजिनल टॉपिक है उस पर। स्टूडेंट आप कोफिशिएंट को तो जानते हैं, कोफिशिएंट की वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है। अगर कोफिशिएंट की वैल्यू 1 आ रही है तो वो हमेशा आइडियल केस में आती है, अदरवाइज कोफिशिएंट की वैल्यू स्टूडेंट हमेशा 1 से कम आने वाली है। क्यों आती है, अभी हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की। स्टूडेंट रिफ्लेक्शन को हम और नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेंस, और किस नाम से जानते हैं, रिफ्लेक्टिविटी, इस नाम से भी जानते हैं। तो यानी कि मैं बात करूंगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की तो किसकी भी बात कर सकते हैं हम, रिफ्लेक्टेंस कोफिशिएंट की भी बात कर सकते हैं, रिफ्लेक्टिविटी की भी बात कर सकते हैं। ये एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है। तो चलिए बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन अकर कब करता है स्टूडेंट, आप स्टडी कर चुके हैं। मैं अगर पोटेंशियल स्टेप का केस आपको समझा रहा हूं तो ये पोटेंशियल स्टेप का केस है मेरे पास। ये रीजन 1 है
और ये रीजन 2 था। रिफ्लेक्शन कब तक अकर नहीं करेगा? सबसे पहले मीडियम का चेंज होना बहुत जरूरी है। जैसे हमने स्टडी किया था, ये कोई लाइट वेव है, जब किसी मीडियम के ऊपर स्ट्राइक करती है तो इसका क्या अक्कर करता है? ये पार्शियली रिफ्लेक्ट कर जाती है और पार्शियली क्या करती है? ट्रांसमिट कर जाती है। आपने ये स्टडी किया हुआ है। और 100% रिफ्लेक्शन कब अक्कर कर सकता है स्टूडेंट? जब ट्रांसमिशन ना हो, उस केस में 100% रिफ्लेक्शन अक्कर कर सकता है। लेकिन इसमें भी स्टूडेंट अगर 100% रिफ्लेक्शन अक्कर कर रहा है तो ये आइडियल केस होगा। लेकिन 100% रिफ्लेक्शन तब भी अक्कर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इस इंसिडेंट वेव का कुछ, यानी कि इस इंसिडेंट वेव की एनर्जी की मैं बात करूं या इसकी मैं इंटेंसिटी की बात करूं, वो कौन एब्जॉर्ब करता है? कुछ ना कुछ उसका कुछ पार्ट ये मीडियम एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस मीडियम के एब्जॉर्ब करने से 100% रिफ्लेक्शन कभी अक्कर नहीं करता है। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू हमेशा क्या आती है? 1 से कम आती है। आइडियल केस के अंदर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 आ सकती है। ठीक है, हम अपने पोटेंशियल स्टेप में जब बात कर रहे थे तो क्या बात कर रहे थे? कोई लाइट वेव, कोई वेव है जिसके साथ पार्टिकल एसोसिएटेड है और वो क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है, मूव कर रही है लेफ्ट से राइट की तरफ। जब वो एकदम से सडन चेंज ऑफ पोटेंशियल को फेस करेगी, मतलब इसके रास्ते में एकदम से सडन चेंज आएगा पोटेंशियल का, तो ये सडन चेंज किसका काम करेगा? मीडियम का काम करेगा। तो क्या होता है, अगर इसकी एनर्जी इस पोटेंशियल से ज्यादा है तो ये क्या करेगी? हमेशा इसकी एनर्जी अगर ज्यादा है तो ये जो इंसिडेंट वेव है यहां पर इस डिस्क बाउंड्री के ऊपर, यानी कि यहां पर ये x = 0 के ऊपर एक डिस्कंटिन्यूटी आने वाली है। किसके पाथ के अंदर? इस इंसिडेंट के पाथ में। क्या करेगी? कुछ पार्ट तो इसका क्या कर जाएगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा और कुछ पार्ट क्या कर जाएगा? इसका ट्रांसमिट कर जाएगा। तो स्टूडेंट, मैं आपको ये रिफ्लेक्शन और ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, अगर रिफ्लेक्शन अक्कर कर रहा है तो सपोज करो ट्रांसमिशन अक्कर नहीं कर रहा, तो उस केस में भी इस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आने वाली है? कुछ ना कुछ 1 से कम आने वाली है। अगर 1 के बराबर आ गई तो इस केस में क्या होगा? जो इंसिडेंट वेव की इंटेंसिटी थी उतना का उतना इंटेंसिटी किसकी है? रिफ्लेक्टेड वेव की है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर मैं रिफ्लेक्टेड की बात कर रहा हूं तो ये मैं अभी इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर रिफ्लेक्शन कब अक्कर करेगा? तभी अक्कर करेगा जब कोई वेव क्या करे? किसी मीडियम के ऊपर इंसिडेंट करे। तो सबसे पहले इंसिडेंट वेव का होना बहुत जरूरी है। इसके बाद वो क्या करे? मीडियम के ऊपर रिफ्लेक्ट करे, यानी कि मीडियम के ऊपर क्या करे? इंसिडेंट करे, यानी कि यहां पर इसको क्या फेस करना पड़े? एक सडन चेंज इन पोटेंशियल को फेस करना पड़े, तो ये क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी, अगर इसका कुछ भी पार्ट ट्रांसमिट नहीं होता है तो। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को क्या डिफाइन करने वाले हैं? सबसे पहले इंसिडेंट वेव का होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, इंसिडेंट वेव का होना बहुत जरूरी है। मैं यहां पर इंसिडेंट वेव लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। इंसिडेंट वेव का होना बहुत जरूरी है। ये अगर जितना इसकी इंटेंसिटी है उतना का उतना इंटेंसिटी इस रिफ्लेक्टेड वेव की है, तो हम क्या लिख सकते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव = इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, ये लिख सकते हैं हम। तो यहां पर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आने वाली है? 1 आने वाली है। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 कब आएगी? जब ये इसके बराबर है। ये जब तक इंसिडेंट नहीं करेगी तो ये अक्कर नहीं करेगा। तो ये यहां पर इसकी वैल्यू 1 कब आएगी? इधर, जब ये जो इंसिडेंट वेव है ना, इसको मैं इधर से उठाऊं और कहां लेके जाऊं? इसके डिनोमिनेटर के अंदर लेके चला जाऊं, तो इधर वैल्यू क्या बन जाएगी? इधर वैल्यू 1 बन जाएगी और ये क्या बन जाएगा? दैट इज डिवाइडेड बाय द इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव, तो ये जो चीज है 1,
आइडियल केस के अंदर है और ये 1 क्या चीज बता रही है, ये मेरे को रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के बारे में बता रही है। तो इसको मैं डिनोट कर दिया यहां पे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट दैट इज इक्वल टू R। इसको मैं क्या भी बोल सकता हूं, रिफ्लेक्टिविटी भी बोल सकता हूं, इसको रिफ्लेक्टेंस भी बोल सकता हूं। और ये जो रिफ्लेक्टिविटी या रिफ्लेक्टेंस या रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अक्कर कहां पर करने वाला है, एट द डिस्कंटिन्यूटी के ऊपर अक्कर करने वाला है, जिसको हमने क्या डिफाइन किया है आप समझ चुके हैं। अब मेरे को ये चीज निकालने के लिए सबसे पहले मैंने बहुत सोचा कैसे निकालूं। तो फिजिक्स में, क्वांटम फिजिक्स के अंदर हमें रिफ्लेक्टेड करंट, इंसिडेंट करंट, ट्रांसमिटेड करंट किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। एक हमने प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का कंसेप्ट स्टडी किया था, जिसकी हेल्प से मैं रिफ्लेक्टेड करंट या मैं इंसिडेंट करंट या मैं ट्रांसमिटेड करंट निकाल सकता हूं। या तो हमें इस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को ध्यान में रखते हुए डिफाइन किया गया। तो डिफाइन क्या किया स्टूडेंट, वहां पर देखिए हमने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को हमने डिफाइन किया किस चीज को ध्यान में रखते हुए, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को ध्यान में रखते हुए। तो हमने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स को डिफाइन कर दिया R इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड करंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट। यानी कि हम रिफ्लेक्टेड करंट और इंसिडेंट करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। और मैग्नीट्यूड का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमें केवल पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, क्योंकि कोफिशिएंट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। वो कोफिशिएंट की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अब अगर मैं बात करूं ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट की या ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, T से। तो ट्रांसमिशन कब अक्कर करेगा, अगर यहां पर रिफ्लेक्शन सपोज करो स्टूडेंट अक्कर नहीं कर रहा है, तो जितनी ये इंसिडेंट वेव की इंटेंसिटी थी उतनी की उतनी मेरे पास किसकी इंटेंसिटी आ गई, इस ट्रांसमिटेड वेव की आ गई। तो यहां पर क्या होने वाला है, देखिए ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स को मैं क्या डिफाइन करने वाला हूं, अगर जितना एम्पलीट्यूड इसका है, जितना इंटेंसिटी इसकी है, जितनी एनर्जी इसकी है, उतनी की उतनी यहां पर है। तो ये आइडियल केस है हमारे पास ट्रांसमिशन का। तो ट्रांसमिशन का आइडियल केस में ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या बनने वाली है, 1 बनने वाली है, मैं जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट में आपको समझाया है। लेकिन ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू रियल में 1 कभी आती नहीं है। अगर आ भी गई तो वो आइडियल केस बनेगा, लेकिन ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आएगी, कुछ ना कुछ कम आएगी। क्यों, जब ये लाइट इस मीडियम के ऊपर इंसिडेंट करती है तो कुछ इसका पार्ट ये मीडियम अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से इसके इंटेंसिटी में कुछ हमेशा डिफरेंस आता है। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू भी 1 से कम आती है। अगर 1 आती है तो आइडियल, अदरवाइज 1 से कम आएगी, 0 और 1 के बीच में रहने वाली है। तो हमने ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को भी डिफाइन किया। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जैसे मैंने ट्रांसमिटेड वेव के लिए क्या होना बहुत जरूरी है, इंसिडेंट वेव का होना बहुत जरूरी है। तो वही लिख सकते हैं, इंसिडेंट वेव इज इक्वल टू इंसिडेंट वेव इज इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारे पास, ट्रांसमिटेड वेव। ये किस केस में है, आइडियल केस में। इस केस में ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आने वाली है, 1। यानी कि 1 कब आएगा, जब इस इंसिडेंट वेव को मैं इस इंसिडेंट वेव को इसके डिनोमिनेटर में ले जाऊं, इंसिडेंट वेव को मैं इसके डिनोमिनेटर में लेके चला जाऊं और ये वैल्यू 1 बन गई है, तो ये आइडियल केस है। अदरवाइज इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है। तो इसको हमने डिफाइन कर दिया T से। तो इसकी वैल्यू को भी हमें कैलकुलेट करना था विद द हेल्प ऑफ ए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की हेल्प से। तो इसको हमने जो डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया स्टूडेंट, देखिए ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट को, या मैं ये कह दूं ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट एट द कहां पर अकर करने वाला है, एट द डिस्कंटिन्यूटी के
ऊपर अकर करने वाला है, जिसको हमने डिफाइन किया टी से, तो ये क्या बनने वाला है, मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड करंट डिवाइडेड बाय क्या आने चाहिए हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट। यानी कि अब हमें किस किस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, रिफ्लेक्टेड करंट, ट्रांसमिटेड करंट और इंसिडेंट करंट की किसकी हेल्प से करने वाले हैं स्टूडेंट, हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की हेल्प से करने वाले हैं। स्टूडेंट मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के आर्टिकल को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर बना चुका हूं, जो कि 45 मिनट का लेक्चर है। तो अगर 45 मिनट को यहाँ पर कंज्यूम करूंगा तो ये लेक्चर बहुत बड़ा बन जाएगा। तो आप पहले प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के लेक्चर को एक बार स्टडी कर लीजिए, इसके बाद आपको ये बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या डिफाइन की थी हमने, वहां पर एक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की टर्म में डिफाइन की थी। तो हमने प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को डिफाइन किया था J इज इक्वल टू, ये हमने यहां पर इसका केवल रियल पार्ट लेना है, रियल पार्ट लेना है, किसका लेना है, ये हमने डिफाइन किया था वेव फंक्शन h कट अपॉन आइटा m, ये स्टार में मैं यानी कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना है, यहां पर साई और ये x, ये हमने डिफाइन किया हुआ है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को। अगर मैं अपने इस केस को इंप्लीमेंट करूं किसके अंदर, अपने पोटेंशियल स्टेप के दो रीजन के अंदर। पहला रीजन कौन सा था मेरे पास स्टेप पोटेंशियल के अंदर, मेरा ये वाला रीजन था, ये x इज इक्वल टू 0 के ऊपर रीजन 1 था, ये रीजन 2 था, ये x लेस देन 0 वाला रीजन था, ये मेरे पास x ग्रेटर देन 0 वाला रीजन था। तो पहला मैं इस रीजन के ऊपर अगर इस करंट डेंसिटी को इंप्लीमेंट करूं तो क्या बनने वाला है स्टूडेंट, देखिए करंट डेंसिटी कौन से रीजन में कैलकुलेट करें, x इज इक्वल टू 0 रीजन के अंदर। तो हमें रियल पार्ट लेना है, रियल पार्ट ऑफ अब यहां पर इस चीज को हम चेंज कर देंगे, यहां पर इस रीजन के अंदर जो हमारा वेव फंक्शन था वो क्या था, साई 1 था, h कट अपॉन आइटा m इंटू ये क्या आ जाएगा हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन x, ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू इस रीजन के अंदर जो हमारा वेव फंक्शन था वो ये था स्टूडेंट, इसकी वैल्यू को अगर यहां पर हम पुट करते हैं तो देखिए क्या बनने वाला है। सबसे पहले हमें इस वेव फंक्शन का क्या लेना होगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना होगा। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मीनिंग आप जानते हैं, जो आइटा की टर्म है वो क्या बन जाती है हमारे पास, नेगेटिव बन जाती है। रियल पार्ट ऑफ इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो ए स्टार, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले रहा हूं मैं, आइटा वाली टर्म क्या बन गई, नेगेटिव माइनस आइटा k1x, और यहां पर स्टूडेंट एक बड़ी ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है, क्यों लगाई अभी बता देता हूं। इसके बाद इसका प्लस, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लोगे b स्टार, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या बन गया मेरे पास, नेगेटिव है तो प्लस बन गया आइटा k1x, ठीक है, यहां पे छोटी ब्रैकेट बंद, और यहां पर ये टर्म आने वाली है h कट अपॉन आइटा m। इसके बाद इसका हमें डेरिवेटिव लेना है तो एक स्मॉल ब्रैकेट फिर स्टार्ट कर लेंगे, यहां पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, a e रेज टू पावर आइटा k1x और आइटा k1, इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, प्लस b e रेज टू पावर माइनस आइटा k1x, और इस माइनस आइटा k1x का क्या आ जाएगा, माइनस आइटा k1। तो यहां से ये ब्रैकेट बंद, यहां से ये स्मॉल ये वाली ब्रैकेट बंद और ये कैपिटल ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, इस माइनस को मैं यहां पे लिख सकता हूं, इस ब्रैकेट को ओपन करूं तो माइनस, ये माइनस बन जाएगी, पहली बात तो आइटा k1 को मैं दोनों में से कॉमन निकाल सकता हूं, बाहर निकाल सकता हूं, तो ये ब्रैकेट इसको थोड़ा सा यहां पे लगा दूं, आइटा k1 को कॉमन निकालूंगा तो आइटा k1 बाहर आ गया, यहां से ये आइटा k1 खत्म हो गया और यहां से ये आइटा k1 खत्म हो गया, तो ये बच गया हमारे पास। अब ये आइटा से एक आइटा कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या बचा है, h कट k1 अपॉन m बचा है। अब जब हमें सिर्फ देखिए यहां पे क्या चाहिए, रियल पार्ट में अभी आपको समझा देता हूं, तो यहां पे क्या बनेगा, J करंट डेंसिटी इस रीजन के अंदर, रियल पार्ट ऑफ
रियल पार्ट ऑफ किसका लेना है हमें, रियल पार्ट ओनली इसका। तो देखिए यहां से अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पहले हम ये वाले टर्म लिख लें एच कट K1 अपॉन M। अब मैं ब्रैकेट लगा लेता हूं, अब इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ A स्टार इंटू A, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे प्लस है तो दोनों का पावर सेम है, तो ये दोनों ऐड हो गई तो 0 हो गया, ए की पावर 0 क्या बन गया 1। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो माइनस बी ए स्टार बी ई रेज टू पावर, देखिए माइनस माइनस तो ये -2 आइटा K1x बन गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे प्लस प्लस बी स्टार इंटू ए, और ये दोनों की पावर ई रेज टू पावर, ये दोनों की पावर सेम है तो 2 आइटा K1x ये बन गया। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस ये प्लस माइनस बी स्टार इंटू बी, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों की पावर ये माइनस ये प्लस तो ई बेस सेम तो ई की पावर 0 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब हमें इसका केवल रियल पार्ट चाहिए, कहने की बात ये है इसमें आइटा है ये नहीं लेंगे, इसमें आइटा है नहीं लेंगे, तो हमें सिर्फ रियल पार्ट चाहिए। तो करंट डेंसिटी की वैल्यू आ गई किस रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर क्या आने वाली है। अब मैं रियल पार्ट ले लूंगा, नहीं लिखूंगा रियल पार्ट, तो क्या लिखूंगा एच कट, केवल हमने रियल पार्ट ले लिया है तो ये क्या ले लूंगा यहां से, केवल ये टर्म ले लूंगा और ये टर्म ले लूंगा, तो ये ए स्टार ए माइनस बी स्टार बी ये बन गया मेरे पास। और स्टूडेंट इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, देखिए आप लैम्डा जानते हैं, किसी वेव की वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू क्या होती है, एच अपॉन पी होती है। यहां से मैं p की वैल्यू निकाल लूं, p कम्स आउट टू बी h अपॉन लैम्डा। अगर मैं इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 पाई से डिवाइड कर दूं, तो आप h अपॉन 2 पाई को क्या लिखते हैं, h कट लिखते हैं, और 2 पाई बाई लैम्डा को क्या लिखते हैं, प्रोपेगेशन कांस्टेंट k। अगर रीजन 1 के अंदर इंप्लीमेंट करूं तो यहां पर k 1 हो जाएगा और p 1 हो जाएगा, यहां पर रीजन 2 के अंदर इंप्लीमेंट करूंगा तो यहां पे p 2 हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, k 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसको मैं और क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट, इसकी वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, P1 अपॉन n, और इसको क्या लिख सकता हूं, a स्टार इंटू ए मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, ये लिख सकता हूं मैं। ठीक है, और इसको अगर मेरे को स्टूडेंट और लिखना हो तो यहां पर मेरे पास करंट डेंसिटी पहले इस रीजन में ये आ चुकी है, तो इसको मैं यहाँ पे एक सेपरेट जगह पर लिख लूं, क्योंकि मैं इसको जब ग्राफ की हेल्प से समझाऊंगा तो मेरे को ये चीज लेनी पड़ेगी। तो करंट डेंसिटी रीजन 1 के अंदर मेरे पास क्या आ चुकी है स्टूडेंट, इस रीजन के अंदर मैं यहां पर लिख रहा हूं करंट डेंसिटी रीजन x इज इक्वल लेस देन 0 के अंदर क्या बनी है, h कट K1 अपॉन m इंटू, यहां से ब्रैकेट स्टार्ट हुई हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, ये बनी है। और इसको अब अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो स्टूडेंट इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए इसको यहां से लिखोगे तो h कट K1 अपॉन m इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर माइनस h कट, इसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दे, K1 अपॉन m मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है स्टूडेंट ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, ये वाली क्वांटिटी हमें पता है किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, इंसिडेंट करंट को रिप्रेजेंट करती है, और ये वाली क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करती है, ये वाली रिफ्लेक्टेड करंट को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि इस वेव फंक्शन के अंदर इस क्वांटिटी ने किसको रिप्रेजेंट किया था, इंसिडेंट वेव के वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट किया था, और इस क्वांटिटी ने किसको रिप्रेजेंट किया था, रिफ्लेक्टेड वेव के वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट किया था। तो यहां से स्टूडेंट मैं लिखूं तो मेरे पास इंसिडेंट करंट कितना आ गया, इंसिडेंट करंट की वैल्यू क्या आने वाली है, मैं इसको लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू h कट K1 अपॉन m मोड ऑफ a स्क्वायर, और मेरे पास जो रिफ्लेक्टेड करंट की वैल्यू आने वाली है वो कितनी आएगी स्टूडेंट, जे रिफ्लेक्टेड कितनी आएगी, h कट K1 अपॉन m, ये मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। ठीक है,
अब मैं स्टूडेंट इसको और भी अगर मॉडिफाई करूं तो यहां से इसको क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह P1 लिख सकता हूं, इसकी जगह भी P1 लिख सकता हूं, लेकिन मेरे को जैसा रिक्वायरमेंट पड़ेगा वैसा मैं लिख लूंगा। ठीक है, तो ये यानी कि अब मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट को। ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट को निकालोगे तो स्टूडेंट किस केस में जाना चाह रहे हैं, हम रीजन 2 के अंदर जाना चाह रहे हैं। और रीजन 2 के अंदर हमारे पास यहां पर अगर मैं मॉडिफाई करूं तो आपसे कह रहा हूं कि आप खुद निकालने की कोशिश कीजिए। कैसे निकालेंगे आप, यहां पर एक तो ये रीजन चेंज करना पड़ेगा, ये रीजन क्या बनेगा हमारे पास, x ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। रीजन कौन से में, 2 के अंदर। रियल पार्ट लेना है, किसका लेना है, यहां पर जो वेव फंक्शन होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। यहां पर जो फंक्शन आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। अब यहां पर पुट करो आप, तो यहां पर जब आप पुट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, यहां से हमें सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो क्या बनने वाली है स्टूडेंट, उस चीज को देखो आप पहले। तो क्या बनेगी, देखिए करंट डेंसिटी कौन से रीजन के अंदर, रीजन 2 के अंदर, जे एक्स ग्रेटर देन 0 के अंदर हमें सिर्फ रियल पार्ट चाहिए, रियल पार्ट ऑफ। अब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो रीजन 2 के अंदर वेव फंक्शन की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, हमारे पास ये थी। तो इसका सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लो, सी स्टार ई रेज टू पावर, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लोगे तो आइटा वाली टर्म नेगेटिव माइनस k2x, ये इसके बाद h कट अपॉन आइटा m। इसके बाद इसका पार्शियल डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव लोगे तो c इंटू ई रेज टू पावर आइटा k2x, और इसका क्या आएगा, आइटा k2, ये आएगा हमारे पास, और ये ब्रैकेट बंद। यहां पर देखिए ये बेस सेम है, पावर यहां पर माइनस यहां पर प्लस, तो ये जब बेस सेम है तो पावर जब ऐड होंगी तो ये पावर कितनी बन जाएगी, 0, और ये की पावर 0 कितनी होती है, 1, यानी कि यहां से ये वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी। तो इसमें ओनली क्या बचने वाला है, रियल पार्ट ही बचने वाला है, क्योंकि ये आइटा से ये आइटा खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, ओनली करंट डेंसिटी x ग्रेटर देन 0 के अंदर क्या बनने वाली है, c, यहां पर h कट k2 अपॉन m, और क्या बचेगा, c स्टार इंटू c, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू h कट k2 अपॉन m इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, p2 अपॉन m, मैंने समझाया था मैग्नीट्यूड ऑफ c2 का स्क्वायर। अब ये जो टर्म है ना स्टूडेंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ट्रांसमिटेड करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि इस केस में इस टर्म ने किसको रिप्रेजेंट किया था, ट्रांसमिटेड वेव के वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट किया था। तो यहां पर स्टूडेंट हमारे पास रीजन 2 के अंदर ट्रांसमिटेड करंट कितना आ चुका, जे ट्रांसमिटेड अगर मैं लिखूं तो उसकी वैल्यू कितनी बनेगी स्टूडेंट, देखिए मैं इसको डिफरेंट कलर से लिखना चाह रहा हूं, जे ट्रांसमिटेड ट्रांस, और मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा, ट्रांसमिटेड करंट है, आप इस चीज को समझ लीजिएगा, h कट k2 अपॉन m, और यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर। अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, देखिए अब जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं वो क्या बताना चाह रहा हूं, आपने a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू कैलकुलेट की थी, यानी क्या कैलकुलेट की थी, b और c की वैल्यू इन टर्म ऑफ a में कैलकुलेट की थी। अगर मैं b और c की वैल्यू इस क्वांटिटी में और इस क्वांटिटी में पुट करूं तो फिर मैं देखूं दोनों रीजन के अंदर करंट डेंसिटी का क्या अफेक्ट आ रहा है। तो अगर मैं सबसे पहले इस रीजन की बात करूं, देखिए तो ये अब हमारे पास डेफिनेशन इसको डिफाइन कर चुके हैं हम, तो क्या वैल्यू हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस रीजन के अंदर और इस रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर जो ये ट्रांसमिटेड था, ये कौन से रीजन के अंदर आया था स्टूडेंट, ये हमारे पास करंट डेंसिटी आई थी x ग्रेटर देन 0 के अंदर। तो हम सबसे पहले इसके अंदर पुट करके देखते हैं, तो J के अंदर इस रीजन के अंदर x लेस देन 0 के अंदर पुट करूं तो h कट k1 अपॉन m, अगर मैं a की वैल्यू, a की तो हमारे पास है ही मोड ऑफ a स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू अगर पुट करूं तो ये वाली वैल्यू पुट करूं तो k1 माइनस k2 अपॉन k1 प्लस k2,
इसका होल स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, यही तो आने वाला है। अब यहां से मैं इसको एक टर्म यहीं पर एक स्टेप खत्म कर दूं, इसको मैं कॉमन निकाल लूं। मोड ऑफ किसको कॉमन निकाल लिया है मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया। तो ये कॉमन निकाल लिया तो यहां पर क्या बच गया, 1 बच गया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये एलसीएम लोगे, और एलसीएम लोगे तो देखिए क्या बनने वाला है, करंट डेंसिटी इस रीजन के अंदर एच कट K1 अपॉन एम। एलसीएम लोगे तो यहां पर K1 प्लस K2 हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लिया तो ऊपर क्या आएगा, K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर माइनस K1 माइनस K2 का होल स्क्वायर, और क्या आने वाला है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। जब इनको खोलोगे ओपन करोगे तो देखिए मैं यहां पर ओपन करता हूं, इसको ओपन करोगे K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस 2K1 होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूं, ये माइनस, इसको ब्रैकेट खोलो K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर माइनस 2K1 K2, यही तो आने वाला है। ठीक है, जब इसको ओपन माइनस को अंदर लेके जाओगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और 2K1 ये 2K1 K2 बचा, तो कितना बच गया, 4K1 K2 बन गया यहां से। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट, देखिए इस रीजन के अंदर अगर मैं लिखूं तो करंट डेंसिटी मेरे पास क्या बन गई इस रीजन के अंदर, एच कट K1 अपॉन एम, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 4K1 K2, और नीचे डिनोमिनेटर ये है K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर, और यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। और इसको मैं क्या सिंप्लीफाई कर दूं, और मैं इस देखो K1 K2 क्या हो गया हमारे पास, K1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर मैं 4 को पहले लिख लूं, कांस्टेंट है, एच कट कांस्टेंट है। अब यहां से K1 स्क्वायर K2 अपॉन एम कांस्टेंट है, K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ये तो मैंने इस रीजन के अंदर सोल्व कर लिया, रीजन 1 के अंदर। अब ये इसकी वैल्यू निकालूं रीजन 2 के अंदर, तो क्या बनने वाली है, देखिए ये इस रीजन के अंदर कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, इसमें पुट करो C की वैल्यू, तो क्या बनेगी, देखिए एच कट K2 अपॉन एम। C की जब वैल्यू पुट करेंगे तो C की वैल्यू ये है, इसका यानी कि होल स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 4K1 स्क्वायर अपॉन नीचे वाले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर, और ये मैग्नीट्यूड A का होल स्क्वायर, यही तो बना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इस रीजन के अंदर करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या बनी है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, x ग्रेटर देन 0 इस रीजन के अंदर। यहां से 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लूं, एच कट बाहर निकाल लूं, यहां से देखिए अब यहां से K1 स्क्वायर को मैंने पहले लिख लिया, K2 को मैंने बाद में लिख लिया, अपॉन K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर अपॉन ये m इंटू मोड ऑफ ए स्क्वायर। तो जब हमने इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर किया, इसको इसके साथ, देखो 4 एच कट K1 स्क्वायर K2 m होल स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसका मतलब क्या निकला, जो ये करंट डेंसिटी है क्या इस रीजन के अंदर इक्वल टू क्या आ गई, ये इक्वल दोनों रीजन के अंदर। क्या कहना चाह रहा है, ये क्या चीज है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, यानी कि पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इस रीजन के अंदर जितनी है उतनी ही उस पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इस रीजन के अंदर है। यानी कि ये रीजन 1 के अंदर है, ये रीजन 2 के अंदर है। तो यहां से हमें एक चीज ये तो पता चला, अगर ये वाला केस है तो इस केस में जितने पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी रीजन 1 के अंदर है, उतनी ही पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी रीजन 2 के अंदर है। अगर ऐसा है तो यानी कि रिफ्लेक्शन भी अकर करेगा, ट्रांसमिशन भी अकर करेगा। तो अब हम रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करें स्टूडेंट, तो हमने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट यानी जिसको हम क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्टिविटी, और उसको हमने क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्टेंस। तो उसकी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें तो उसको हमने क्या डिफाइन किया था,
अभी हमने डिफाइन किया था रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज टू बी डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट यानी कि जे मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड करंट सॉरी, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट। अभी हमने यही डिफाइन किया था, यानी कि मैंने डेफिनेशन क्या लिखी थी, मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड करंट डिवाइडेड बाय, यही तो लिखा था, मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट, यही हमारे पास डेफिनेशन थी। अब अगर मैं इनकी वैल्यू पुट करूं तो क्या वैल्यू निकल के आती है, देखिए आर की वैल्यू हमारे पास क्या बनने वाली है, इसकी वैल्यू को मैं उठाऊं, ये है एच कट K1 अपॉन M मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इंसिडेंट, हमारे पास ये है एच कट K1 अपॉन M, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ये वाला पार्ट तो कट गया एज इट इज है, तो क्या बन गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। मैं बी की वैल्यू को कैलकुलेट कर चुका हूं इन टर्म ऑफ ए, तो यहां पर जब वैल्यू पुट करूंगा तो स्टूडेंट क्या आने वाली है, देखिए यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दें हम K1 माइनस K2 अपॉन K1 प्लस K2 इसका होल स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट की डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, तो ये तो कट गया हमारे पास। तो यानी कि रिफ्लेक्टेड करंट जो हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या बनी, K1 माइनस K2 अपॉन K1 प्लस K2 इस पूरे का होल स्क्वायर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं मॉडिफाई करके, इसमें से K1 को बाहर निकालूं, मैं एक ग्राफ प्लॉट करूंगा, इसमें से K1 को बाहर निकालूं और दोनों को काट दूं, यानी कि यहां से मैंने क्या किया, K1 स्क्वायर को बाहर निकाला, यहां से मैंने K1 स्क्वायर को बाहर निकाला, यहां पर क्या बच गया अंदर 1 माइनस K2 अपॉन K1 इसका होल स्क्वायर, और नीचे क्या बच गया मेरे पास, यहां से 1 प्लस K2 अपॉन K1 का होल स्क्वायर, ये बच गया, ये कट जाएगा। यानी कि अब मैं इस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को स्टूडेंट इस साइड में लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है तो मेरे को कुछ वैल्यू चाहिएगी। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमारे पास क्या बना स्टूडेंट, देखिए R इज इक्वल टू K1 माइनस K2 अपॉन K1 प्लस K2, मैं इसी से समझा दूंगा आपको, और मैं चलो ये भी लिख लेता हूं, ये क्या बन गया मेरे पास 1 माइनस K2 अपॉन K1 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस K2 अपॉन K1 इसका होल स्क्वायर। चलिए अब हम ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट की वैल्यू निकालते हैं। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को हमने क्या डिफाइन किया था, मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड की जगह यहां पर ये चेंज क्या आएगा, नंबर 1 टी की वैल्यू, यहां पर टी, यहां पर क्या आने वाला है, रिफ्लेक्टेड की जगह ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिट शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहां पर रिफ्लेक्टेड की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, ट्रांसमिटेड करंट, आपको ये पूरा लिखना है ट्रांसमिटेड करंट। अब जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगी, तो यहां पर जब मैंने टी की वैल्यू निकाली तो इसमें ये वैल्यू पुट की एच कट K2 अपॉन M और मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, नीचे इंसिडेंट की पुट की ये वाली वैल्यू, तो ये हमारे पास एच कट K1 अपॉन M मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर ये बनी। अब देखिए ये एच कट से एच कट कैंसिल हो गया, M से M कैंसिल हो गया, और तो यहां पर क्या बच गया स्टूडेंट, K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू K2 अपॉन K1 मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। सी की वैल्यू हमने यहां पर पुट की, तो ये क्या बनी देखिए, K2 अपॉन K1 पुट करोगे तो इसका 4K1 स्क्वायर अपॉन K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या चीज है नीचे, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर है, तो ये कट गया इससे,
इसकी तो खत्म बात, ये K1 से एक K1 कट गए यहां से, तो ये क्या बच गया इक्वल टू हमारे पास इस रीजन के अंदर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, तो यहां पर 4K1 K2, और मैं यहां से K1 को यहां से कॉमन निकाल लूं तो K1 स्क्वायर बाहर निकलेगा, 1 प्लस K2 अपॉन K1, ये बच गया। तो यहां से एक K1 मेरे पास स्टूडेंट कट गया, एक K1 बच कटा, तो यहां से इसको मैं और क्या लिख दूं, यानी कि 4K2 अपॉन K1 अपॉन ये इसके नीचे लिख लिया मैंने 1 प्लस K2 अपॉन K1 का होल स्क्वायर। यानी कि मैंने क्या किया है देखिए, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, T इज इक्वल टू, यहां से मैं इसको लिखूं, यहां से या तो ये लिख लूं 4K1 K2, यहां से ये अपॉन K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूं, या मैं ये लिख सकता हूं 4K2 अपॉन K1 अपॉन 1 प्लस K2 अपॉन K1 का होल स्क्वायर। यानी कि मैंने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को किसकी फॉर्म में लिख लिया, K2 अपॉन K1 की फॉर्म में, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को किसकी टर्म में लिख लिया, K2 अपॉन K1 की टर्म में। अब आप जानते हैं K2 मेरे पास क्या चीज है, K2 की वैल्यू तो हम यहां से निकाल सकते हैं, K2 का ये स्क्वायर रूट था तो यहां से इसको हटा देंगे, K2 की तो वैल्यू ये बन गई। K1 की वैल्यू यहां से निकालोगे तो क्या बन गई, यहां से इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। जब दोनों को रेशियो निकालोगे तो K2 अपॉन K1 क्या आने वाली है स्टूडेंट, देखिए ये इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2m अपॉन h कट का स्क्वायर e माइनस वी नोट, इसको डिवाइड करोगे स्क्वायर रूट 2m अपॉन h कट स्क्वायर इंटू e, तो ये वाला पार्ट तो कट जाएगा इससे, और यहां पर क्या बचेगा, दिस माइनस दिस का स्क्वायर रूट। तो यानी कि हमारे पास K2 के इसकी रेशियो की वैल्यू क्या आ गई, इसकी रेशियो की जो वैल्यू आ गई उसको मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूं, कितनी आ गई, E माइनस वी नोट अपॉन E आ गई। तो अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट और समझा दूं। अब हमने ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है, तो मैं अब आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, इस आर्टिकल के कंक्लूजन की तरफ हम बढ़ने लग रहे हैं। अगर मैं R प्लस आर टी की वैल्यू निकालू, R प्लस टी इसकी वैल्यू निकालू, तो मैं ये देखना चाहता हूं क्या आती है। R ये है मेरे पास K1 माइनस K2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर प्लस T क्या चीज है, ये वाली चीज है, यानी कि 4K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से एलसीएम लिया हमने, K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर एलसीएम लिया, तो ये क्या बच गया, ऊपर इसका स्क्वायर प्लस दिस, इसके स्क्वायर को ओपन करो पहले, क्या आएगा, K1 का स्क्वायर प्लस K2 का स्क्वायर माइनस 2K1 K2 प्लस 4 टाइम K1 K2, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये 4 है ये 2 है, तो कितना बच गया, प्लस 2 का बचा हमारे पास, तो ये कितना बच गया हमारे पास, प्लस 2K1 K2 ये बचा, और ये क्या बन गया मेरे पास, K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या बच गया, बना मेरे पास K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर, और नीचे भी तो ये कट गया इससे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो देखिए क्या कंक्लूजन निकल रहा है यहां से, यानी कि R प्लस टी की वैल्यू 1 कब आएगी, R प्लस टी की वैल्यू 1 तभी आएगी अगर रिफ्लेक्शन 100% अक्कर कर रहा है, तो ट्रांसमिशन को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। अगर रिफ्लेक्शन इज 100% है ये मेरे पास, तो ट्रांसमिशन की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, 0, तभी 1 आएगी। अगर ट्रांसमिशन 100% अक्कर कर रहा है तो रिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 0%, तो ही ये वैल्यू 1 आएगी। आप कंक्लूजन तो समझ गए होंगे। अगर ये वैल्यू 1 आ रही है
100% ये नहीं है, 100% ये नहीं है। अगर 99% ये है तो 1% ये है। अगर 98% ये है तो 2% ये है। यानी कि मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, समझ गए होंगे। यानी कि इन दोनों का सम 1 आएगा। पार्शियली रिफ्लेक्शन, पार्शियली ट्रांसमिशन अक्कर करने वाला है। चलिए स्टूडेंट, अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। और कंक्लूजन क्या निकालना चाहते हैं, इस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को और इस ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को स्टडी करें ग्राफिकली। यानी इस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को प्लॉट करें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ K2 अपॉन K1 पर। तो क्या देखने को मिलेगा, देखिए मैं सबसे पहले प्लॉट कर रहा हूं एक ग्राफ। ये मैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का प्लॉट कर रहा हूं। ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट वर्सेस फंक्शन ऑफ K2 अपॉन K1। इसके बाद मैं किसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, इसका मैं ग्राफ प्लॉट करूं किसका, मैं ट्रांसमिशन का, किसके वर्सेस फंक्शन ऑफ K2 अपॉन K1। तो देखिए अब मैं सबसे पहले यहां पर बात कहां से चलूंगा, 0 से चलूंगा। 0 से आगे इस फंक्शन की वैल्यू को लूंगा। तो मैं दो केस ले रहा हूं। अब देखिए मेरे पास जो पोटेंशियल बैरियर था वो कुछ इस टाइप का था। स्टेप पोटेंशियल कुछ इस टाइप का था। ये x इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये रीजन 1 था, ये रीजन 2 था। ये रीजन मेरे पास x लेस देन 0 था। ये मेरे पास रीजन जो था ये कौन सा था, x ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब मैं क्या बात करने चाह रहा हूं, देखिए ये कोई हमारे पास इंसिडेंट वेव थी। ये मेरे पास इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ था, ये इसका कुछ पार्ट क्या हो गया था, ट्रांसमिटेड। ये मेरे पास इंसिडेंट है, ये मेरे पास रिफ्लेक्टेड है और ये मेरे पास ट्रांसमिटेड है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर मैं इस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की बात करूं किस वैल्यू के ऊपर, इस फंक्शन की 0 वैल्यू पर। इसकी 0 वैल्यू कब होगी, हमें K2 अपॉन K1 को K2 अपॉन K1 को क्या करना होगा स्टूडेंट, 0 करना होगा। तो यानी कि क्या हुआ यहां से, K2 इज इक्वल टू 0, K1 कैन नॉट बी इज इक्वल टू 0। K1 को 0 नहीं कर सकता, क्यों, अगर K1 0 हो गया तो ये इंसिडेंट वेव का प्रोपगेशन ही 0 हो गया। अगर यही वेव प्रोपगेट नहीं करेगी तो ना तो रिफ्लेक्शन अक्कर करेगा ना ट्रांसमिशन अक्कर करेगा। तो इस कंडीशन पर देखिए क्या कंक्लूजन निकल के आता है। अगर ये 0 है तो इस केस में K2 0 हो गया, यानी कि ये जो ट्रांसमिटेड है ना ये हमें नहीं मिली इस रीजन के अंदर। कहने की बात ये है, इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला, इसमें हमें जितनी इंसिडेंट वेव थी उतना का उतना हमें क्या मिल गया, रिफ्लेक्शन मिल गया। यानी कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू तो इस केस में 1 आ गई और ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। किस कंडीशन के ऊपर आई, यानी कि इस कंडीशन के ऊपर अगर मेरे को ट्रांसमिटेड नहीं मिली है तो ट्रांसमिटेड नहीं मिली तो इसका मतलब ये जो सडन चेंज इन पोटेंशियल के अंदर आया है जिसकी वैल्यू V0 है उसकी वैल्यू कितनी है, वेरी लार्ज है। तो वो वेव को ये सडन चेंज अपने अंदर से इस इंसिडेंट वेव को ट्रांसमिट नहीं होने दे रहा है, वो उसको क्या कर रहा है, टोटली रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस केस में V0 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, लार्ज आई। समझ गए हैं इसको तो, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज को प्लॉट करूं 0 से चलूं तो रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आई, 1, ये 1 है सपोज करो। यहां से ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आई है, 0, और ये 0 के ऊपर ही है, यहां पर ये 0, यानी कि ये 0 ये 1। ठीक है, अब मैं दूसरा केस ले रहा हूं। अगर मैं इस फंक्शन की वैल्यू को क्या लूं, 1 लूं, यानी कि K2 अपॉन K1 की वैल्यू को मैं 1 कर दूं, तो यानी कि इस केस में क्या आया है, देखिए K2 इज इक्वल टू K1, यानी कि जितना इंसिडेंट वेव की एम्पलीट्यूड है, जितना इस इंसिडेंट वेव की इंटेंसिटी है, उतना का उतना इस ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड है,
इसकी इंटेंसिटी है, तो इसका मतलब हमें इस केस में रिफ्लेक्शन नहीं मिला। रिफ्लेक्शन नहीं मिला तो इसका मतलब इस केस में आर क्या हो गया हमारे पास 0 और ट्रांसमिशन क्या हो गया मेरे पास 1। तो इस केस में वी नोट ने कैसा एक्ट किया, यानी कि ये जो सडन चेंज इन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या है, 0 है यहां पर, तभी तो 100% ट्रांसमिट हुई है। तो अगर मैं इस चीज को प्लॉट करूं तो देखिए क्या प्लॉट करोगे आप, इस केस में ये वैल्यू 1, जैसे मैं 0 से चला और 1 तक पहुंच गया, इस फंक्शन की वैल्यू 0 से चला 1 पर, ठीक है, ये 1 है यहां पर। तो यहां पर देखिए अब क्या स्टडी करोगे आप, इस कंडीशंस के ऊपर इसकी वैल्यू क्या आई है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू तो 1 मैक्सिमम, और इसकी रिफ्लेक्शन की 0 यहां पर ये आई है। यानी कि मैं यहां से चलूंगा और यहां तक आऊंगा, यहां से चलूंगा और यहां पे आऊंगा, ठीक है। अब आप यहां से देखो 0 से चला हूं ना मैं, अब 0 से मैं इसकी वैल्यू को कुछ बढ़ाऊंगा, अगर 0 से इसकी वैल्यू मैं कुछ ले लूं तो ये K2 समथिंग, K2 की वैल्यू, K2 की मान लो 0.1 ली तो K2 की वैल्यू कितनी हो गई इसमें 0.1 K1। तो ये जो लार्ज था ना इस केस में, तो ये जो रिफ्लेक्शन 100% था, तो इस केस में ये जो वेरी लार्ज था इसकी वैल्यू कुछ कम हो गई। अगर इस पोटेंशियल बैरियर की जो सडन चेंज है उसकी वैल्यू जो लार्ज थी उससे कम हो गई, तो इस केस में कुछ ना कुछ क्या आएगा, इसमें कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन आएगा और ट्रांसमिशन जो आ रहा था उससे कुछ उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए इस केस में क्या बात कर रहा हूं, अगर ये मेरे पास इस केस में जो वेरी लार्ज था तभी तो ये ट्रांसमिशन 0 था। अब इसकी वैल्यू कुछ हो गई, इसकी वैल्यू लार्ज से कुछ कम हो गई, तो इस केस में क्या होगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिटेड जरूर आएगा और रिफ्लेक्शन की वैल्यू जो 101 थी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ कम होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ बढ़ जाएगी। और इसकी वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो और वैल्यू इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो इसमें रिफ्लेक्शन की वैल्यू तो डिक्रीज कर जाएगी, इसमें ट्रांसमिशन अक्कर करता जाएगा ऐसे, ये मेरे पास इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और एक वैल्यू के ऊपर जाकर ये 1 हो गया तो इसमें v की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो इस केस में हम यहां पर पहुंच जाएंगे, इस केस में यहां पर पहुंच जाएंगे। तो ये कुछ ग्राफ इस टाइप का आने वाला है, इस टाइप का ये कुछ ग्राफ आने वाला है, इस टाइप का। यानी कि देखिए क्या कहना चाह रहा है, R यहां पर इस 0 के ऊपर मैं स्टडी करूं तो R इज इक्वल टू 1, T इज इक्वल टू 0, ठीक है। R प्लस T इज इक्वल टू 1, 0, 1 प्लस 0 1। इस कंडीशन पे स्टडी करूं तो R इज इक्वल टू 0, इस कंडीशन पे स्टडी करूं तो T इज इक्वल टू 1, R प्लस T इज इक्वल टू 1, क्योंकि 0 प्लस 1 1। यानी कि यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। इस वैल्यू के ऊपर स्टडी करो तो दिस R और दिस T दोनों का सम कितना आएगा, 1 आएगा। इस कंडीशन पे स्टडी करूं तो इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इस कंडीशन पे स्टडी करूं तो इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो आपने क्या देखा है यहां पर इस प्रॉब्लम के अंदर, ये V नोट की वैल्यू किस चीज का काम कर रही है। अगर मेरे को यहां पर पहली बात, अगर V नोट की वैल्यू चाहिए, V नोट की वैल्यू चाहिए, V नोट 0 नहीं चाहिए। अगर मेरे को इसकी फाइनाइट वैल्यू चाहिए, फाइनाइट अगर वैल्यू चाहिए तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, यहां पर मेरे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये मेरे पास ये अगर यहां पर इसकी वैल्यू 0 नहीं है, 0 नहीं है तो 100%, 0 है तो क्या कंडीशन है, इस केस में रिफ्लेक्शन 0 है तो मेरे पास 100% ट्रांसमिशन है। अगर मेरे को V नोट की वैल्यू नॉन 0 चाहिए तो क्या कंडीशन आने वाली है, यानी कि इसमें रिफ्लेक्शन अकर करना चाहिए।
तो वो क्या कंडीशन आने वाली है, यहां पर ये जो वैल्यू है ये 1 नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या होनी चाहिए, 1 से कुछ कम होनी चाहिए। यानी K2 की वैल्यू जो है ना वो क्या होनी चाहिए, लेस देन K1 होनी चाहिए। दैट इज द नेसेसरी कंडीशन। अगर हमारे पास ये कंडीशन नहीं आएगी तो हमें V नोट की वैल्यू नॉन जीरो नहीं मिलेगी। अगर V नोट की वैल्यू नॉन जीरो नहीं मिलेगी तो हमें कंडीशंस क्या स्टडी नहीं कर पाएंगे। देखिए, अगर V नोट की वैल्यू नॉन जीरो नहीं है तो ये स्टेप पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर ये स्टेप पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है तो रिफ्लेक्शन अक्कर कर रहा है। उस रिफ्लेक्शन अक्कर करने के पीछे का कारण क्या है वो आप समझ चुके होंगे, ये स्टेप पोटेंशियल है। और ये स्टेप पोटेंशियल किस चीज का काम कर रहा है, ये जस्ट लाइक ए मीडियम का काम कर रहा है। नंबर 1, ये स्टेप पोटेंशियल किस चीज का काम करेगा, ये किस चीज का काम करेगा, मीडियम का काम करेगा। और ये चेंज ऑफ मीडियम का काम करेगा, क्योंकि सडन चेंज इन पोटेंशियल आया है तो मेरे को लिखना चाहिए चेंज इन मीडियम। और आप पढ़ चुके हैं, मैं समझा चुका हूं, जब कोई लाइट वेव इंसिडेंट करती है ग्लास के ऊपर तो मीडियम एकदम से चेंज होता है। लाइट वेव जब ग्लास के ऊपर इंसिडेंट करती है तो उसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट करता है और एक पार्ट ट्रांसमिट करता है। यानी रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है, V नोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। नॉन जीरो कब होनी चाहिए, जब K2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, K1 से कम होनी चाहिए। तो उस कंडीशन पे ये स्टेप पोटेंशियल स्टेप किसका काम करेगा, चेंज इन मीडियम की तरह काम करेगा। तो वेव क्या करेगी, पार्शियली रिफ्लेक्ट करेगी एंड पार्शियली ट्रांसमिट करेगी। और दूसरा मतलब रिफ्लेक्शन का पहला कारण तो क्या है, ये चेंज इन मीडियम जो कि स्टेप पोटेंशियल स्टेप है। दूसरा, हमारे पास जो पार्टिकल की नेचर है वो कैसी है, वेव की नेचर है, जिसके कारण पार्शियली रिफ्लेक्शन एंड पार्शियली ट्रांसमिशन अकर कर रहा है। यानी रिफ्लेक्शन का आने का कारण क्या है, नंबर 1 पोटेंशियल स्टेप, नंबर 2 मैटर की वेव नेचर। तो स्टूडेंट ये रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स था। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, इसको हम उल्टी कर देंगे, अगर ये एनर्जी इससे कम है तो क्या कंडीशंस हमारे पास निकल के आने वाली है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू।